कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल एईपीएस पे। आज का अपना ये वीडियो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके इंग्लिश का वीडियो आ जाएगा। आप लोग देखिए, इंग्लिश से डरिए नहीं। आप में से मैक्सिमम लोगों का एक ही बात होता है, एक ही मैसेज होता है कि मुझे नोट्स चाहिए। और मैं आपको बराबर कहता हूँ कि नोट्स के ऊपर फोकस मत कीजिए। समझिए, इंग्लिश क्या है? बस एक लैंग्वेज है। आपको लिखना है, ठीक? और आप मेरा विश्वास कीजिए, जो भी लोग आप में से इस वीडियो को अभी से अंत तक देखेंगे, वो कल जब भी आपका पेपर है, उस दिन आपका पेन नहीं रुकेगा। आप कम से कम लिखने लायक ज़रूर बन जाइएगा और आप आराम से लिख कर आइएगा। बस आपको समझना है। बात रहा नोट्स का, तो ये फर्स्ट ईयर का जस्ट अभी हम लोगों ने शुरुआत ही किया है। आप जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको सारा नोट्स हर पॉइंट वाइज बहुत कुछ अवेलेबल तब तक हो जाएगा। बस आप अपना साथ दीजिए, पेशेंस रखिए, काफ़ी बढ़िया ढंग से आपका डिलेट कंप्लीट होगा। टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है। तो चलिए मैं पहले इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अपना F9, ठीक, F9 क्या हो गया? अपना प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। आपको इसमें कैसे लिखना है, क्या बात है। 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है। और मैं आपको वीडियो के बीच में एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जब आप लिखने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कौन सा ट्रिक अपनाइए ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से ईजिली लिख पाइएगा। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट अपना क्या है? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता और महत्व क्यों पड़ती है। तो देखिए, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता हूँ, अगर आपको लिखने का मन हो तो आप पॉइंट्स आपको लिख भी सकते हैं। आपका क्वेश्चन अगर आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर में, तो आप क्या लिखिएगा कि लैंग्वेज आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ ऑफ एनी नेशन। ठीक, एक पॉइंट अपना ऐसे बन गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं इंग्लिश हैज़ बीन अलाउड टू कंटिन्यू ऑफ यस फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देम टू बी रिपीट बाय हिंदी, यानी कि हर एक आधिकारिक भाषा में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग। अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हम लोग सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब इसका महत्व क्या है? तो देखिए, जितना भी टेक्निकल चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं हर कुछ इंग्लिश में है। टेक्निकल कोर्स अपना इंग्लिश में है। आपका जितना सोशल साइट है सारा कुछ इंग्लिश में है। तो इस सारे महत्व को आप लिख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है अपना इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। कैसे? अब देखिए, इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। कैसे है? तो इसको आपको लिखना है पॉइंट वाइज में। तो आराम से सुनिएगा, अगर लिखने का मन हो तो लिख लीजिए। आप क्या लिखिएगा? इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक, इट इज़ ए लैंग्वेज स्पोकन इंटरनेशनली, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका यूज होता है। ठीक, इट इज़ ए ऑफिशियल लैंग्वेज। एकदम सिंपल शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? इट हैज़ बिकम ए लिंक लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि जो लोग आप लोग को हिंदी अगर आ रहा है तो आप लोग अपने सेकेंड लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश को यूज़ कीजिएगा। ठीक, तो हर कुछ में आपको जितना कुछ आपको लग रहा है कि ग्लोबल कैसे है, उसमें आपको ईट लगाना है और लिख देना है। जितना पेपर अपना आता है, न्यूज़पेपर आता है, उस किस में आता है? इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बिजनेस का न्यूज़, वो भी आपका इंग्लिश में आता है। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि ये हर जगह कैसे है, इसको आपको लिखना है। अगर आपको फॉरेन कंट्री से दोस्ती करना है, कुछ भी करना है, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक, अपना पॉइंट है इंग्लिश अराउंड अस, यानी कि अंग्रेजी हमारे आसपास। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आपका जितना भी तरह का काम है, जैसे कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कंप्यूटर, है कि नहीं है? अपना जितना भी साइंस चीज़ है अपना इंग्लिश में हम रिसर्च करते हैं। कंप्यूटर का सारा टर्म अपना क्या है? इंग्लिश में ही है।
इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर आपके अराउंड अस में है। ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज को सर्च कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। ठीक, इस तरह से आपको पॉइंट बना के लिखना है। उसके बाद अपना क्या आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंग्लिश एज एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो गया कि संवैधानिक प्रावधान अंग्रेजी एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में कैसे है, इसको आपको लिखना है यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी। आवर कंट्री इज मल्टी लैंग्वेज या मल्टी लिंगल भी हम लोग बोल सकते हैं। स्पेलिंग क्या हो जाएगा, MUL मल्टी MULTI, ठीक, LINGUAL मल्टीलिंगुअल। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक ओनली हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। जितना भी कोर्ट का अपना आता है सारा कुछ वो अपने किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है। ठीक, उसके बाद आप लिख सकते हैं इंडिया में ऑलमोस्ट कितना है, तो इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ हिंदी रिटन इन देवनागरी। अपना जो हिंदी लिखाता है सो किसमें लिखाता है, देवनागरी लिपि में लिखाता है। क्लियर है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब है अपना प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट इन इंग्लिश। इसका मतलब हो गया कि प्रवीणता, मतलब वो कितना आ रहा है, बनाम आप इसमें क्या क्या अचीव कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखने के लिए क्या लिखिएगा, तो देखिए प्रोफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, आपका स्किल हुआ, मतलब लिखिएगा प्रोफिशिएंसी मीन्स स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, द फैक्ट ऑफ हैविंग द स्किल एंड एक्सपीरियंस फॉर डूइंग समथिंग, जो आपका स्किल है उससे आप कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक और राइट इन दिस लैंग्वेज, मतलब कि पार्टिकुलर पर्सन इसको बोल भी सकता है और लिख भी सकता है। ठीक, ये अपना प्रोफिशिएंसी का भाग हो गया। अब अचीवमेंट में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा, तो देखिए अचीवमेंट में अपना क्या लिखा जाएगा, अचीवमेंट मीन्स सक्सेस। क्या हो गया अपना, सक्सेस, समथिंग दैट एनी वन हैव डन सक्सेसफुली। ठीक, अचीवमेंट इन इंग्लिश इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेपरेट लैंग्वेज एलिमेंट विच हैज़ बीन थॉट। ठीक, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, एक्सटेंड द स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि अगर आप लोग कोई भाषा से हिंदी से कुछ कोर्स आप कर लिए, इंटर तक आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर लिया, अब आपको कोई नया कोर्स करना है अपने रोज़गार के लिए, तब अपने लर्निंग को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि एक्सटेंड द स्टूडेंट लर्निंग। क्लियर है, चलिए तो अपना यूनिट 1 ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपना यूनिट 2। यूनिट 2 में है डेवलपिंग ओरल स्किल्स, यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मतलब क्या हो गया, मौखिक कौशल विकसित करना, सुनना और बोलना। ठीक, किस प्रकार से हम लोग करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पे समझना है। तो पहला पॉइंट क्या है अपना, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसका मतलब पहले क्या हुआ सो समझिए, अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करने के लिए सुनने और बोलने का महत्व। एक्वायरिंग मतलब दक्षता प्राप्त करना। ठीक, इसका क्या महत्व हो सकता है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, फॉर ए इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर इट्स नीड टू बी एक्वायरिंग ए गुड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। मतलब आपको सुनना और बोलना एकदम आवश्यक है। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, लिसनिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स सक्सेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल। यानी कि सुनना जो है सो किसी भी बच्चे के लिए अति आवश्यक है, उसको अगर सीखना है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। इस सब चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन इंग्लिश, सिलेबल, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम। इसका मतलब क्या हुआ सो पहले समझिए।
इसका मतलब बोल रहा है कि अंग्रेजी में विशिष्ट ध्वनियों की पहचान और उत्पादन। इसका मतलब हो गया शब्दांश। स्ट्रेस मीन्स होता है शब्दों में जो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक, तनाव, ठीक। इसका मतलब हो गया गुढ़ता, और रिदम मतलब हो गया लय। अब इसको समझिए। सिलाबल का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को तोड़ के लिखना। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ प्ले, प्ले बोला, तो इसमें क्या इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, PLAY, शब्दों का बंटवारा कर देना, ठीक। स्ट्रेस, अब मैंने प्ले बोला तो प्ले में पी पे काफ़ी ज़्यादा जोर लग रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक। इंटोनेशन मतलब कि किसी भी सेंटेंस को जब हम बोलते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो उसमें जो जोर पड़ता है वो अपना क्या होता है, इंटोनेशन होता है। जैसे कि आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं, डेवलपिंग ओरल स्किल्स, रुक गए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो लिसनिंग पे जोर दिए, स्पीकिंग पे जोर दिए, एंड पे थोड़ा कम जोर दिए, तो ये अपना क्या हो गया, इंटोनेशन हो गया, ठीक। अब है अपना रिदम। रिदम मतलब लय में पढ़ना। कोई पोयम को हम पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो एक लय में जो पढ़ते हैं ना, वो अपना क्या हो गया, रिदम हो गया। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब इसी में आपका क्या होता है, लिसनिंग में कुछ स्टेज होता है, जैसे कि प्री लिसनिंग का स्टेज होता है, राइट लिसनिंग का स्टेज होता है, पास्ट लिसनिंग स्टेज होता है, यानी कि पहले सुनिए, फिर उसको लिखिए, फिर उसको बोलिए, फिर बाद में सुनकर लिखिए, इस तरह का, ठीक। अब कुछ एक्टिविटीज़ होता है जो कि अपना किसका पार्ट है, स्पीकिंग का पार्ट है। यानी कि अगर आपको लिखना हो तो एक्टिविटीज़ फॉर स्पीकिंग क्या कर सकते हैं आप, तो गिव चांस टू स्पीक पोएम, वॉच फिल्म्स, ठीक, यूज पिक्चर्स, यानी कि जितना भी चीज़ आप हिंदी को सीखने में करते हैं ना, उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में भी करना है। क्लियर है आपका यहाँ तक। उसके बाद अपना पार्ट आता है रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन वेरियस कंटेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया विभिन्न संदर्भों में शब्दों की पहचान, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, किसी वर्ड को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि वर्ड रिकॉग्नाइज इज द एबिलिटी ऑफ ए रीडर टू रिकॉग्नाइज रिटन वर्ड्स केयरफुली, यानी कि किसी शब्द को आप सुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डिक्टेशन आप लिखे होइएगा, तो आप क्लियर सुनिएगा तब ना सही सही लिखिएगा। बिना सुने लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक। वर्ड रिकॉग्नाइजेशन कनेक्ट विथ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन विथ इट्स मीनिंग। जैसे कि मेरा है, मेरा बहुत जगह प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि मैं उस शब्द का अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। तो अच्छे से सुनना, पहचानना, फिर बोलना, ठीक। उसके बाद क्या है अपना वर्ड आइडेंटिफिकेशन इज द एबिलिटी टू साउंड, मतलब किसी वर्ड का साउंड। जैसे कि हम आपको प्ले बोले, तो प्ले का साउंड किस तरह से निकल रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिफाइंग मीनिंग, गिस्ट, आइडेंटिफाइंग इमोशंस, फीलिंग इन यूट्रेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ, उल्लास की पहचान करना, ठीक, उच्चारण में भावनाओं की पहचान करना, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भावना यानी कि आपका विचार, आपके अंदर की बात। जैसे कि हम लोग कैसे लिखेंगे, एन यूट्रेंस मतलब उल्लास, एन यूट्रेंस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। शब्दों का क्या है, एक छोटा सा यूनिट है, ठीक, जिसमें हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक है। इट इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग, वोकल एक्सपीरियंस, ठीक, ऑफ स्पीकिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग। इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ स्पीच, बिगनिंग एंड एंडिंग, ठीक, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद है प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज इन एक्सपेक्टेबल फॉर्म्स, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि स्वीकार रूपों में उत्पादन भाषा, जानकारी प्राप्त करना, ठीक, एक उचित प्रतिक्रिया तैयार करना। इसका मतलब यही हुआ। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि अपना क्या है, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स एनीवन कम्युनिकेट इट्स टू समवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू देयर वर्ड्स और एक्शन, ठीक।
किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। उसके बाद है अपना फॉर्मुलेटिंग एंड अप्रिशिएट रिस्पॉन्स। इसमें क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि व्हेन वी रिस्पॉन्स टू समथिंग वी आर गिविंग ए रिस्पॉन्स, मतलब कि हमको कोई कुछ बोलता है फिर उसके बदले हम लोग उसका उत्तर देते हैं। इट मीन्स द रिएक्शन टू समथिंग एंड एंस्वर्स आंसर गिवन टू ए क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन बोला, उसका आप जवाब दिए, मतलब कि आप उसका रिस्पॉन्स दिए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल कहने का मतलब हो गया प्रस्तुति कौशल, आप किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, इसको समझिए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंटेशन स्किल एज द स्किल यू नीड इन, क्या हमको चाहिए इसमें, स्किल्स चाहिए, लिखने का तरीका चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमको शब्द का पहचान होना चाहिए, ठीक। तो ये सारा स्किल आपको इसमें लिखना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग अपना यूनिट 3, इसको मैं पहले जूम कर दूं, है अपना डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अब इसको हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, ठीक, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए सबसे पहला अपना क्या है, स्टडी स्किल, यानी कि पढ़ना। लेखन कौशल विकास करने के लिए अध्ययन कौशल होना, यानी कि पढ़ने की शक्ति, स्किल्स होना अत्यंत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्या लिखेंगे, स्टडी स्किल्स आर एन एरे ऑफ स्किल्स विच द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग एंड टेकिंग इन न्यू इम्पोर्टेंस, ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें लिख सकते हैं गिव चांस टू रीड इंटरेस्टिंग पोएम, स्टोरी, बुक, मतलब कि रुचि वाला बुक को पढ़ना, चाहे वो पोएम हो, स्टोरी का हो, उसके बाद कॉमिक्स हो, कुछ भी हो, ठीक। रीडिंग फॉर लोकल एंड ग्लोबल कंप्रीहेंशन, इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। लोकल कंप्रीहेंशन कहने का मतलब हो गया इट इज़ द स्किल ऑफ रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटरेस्टली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। दिस स्किल इज रेफर्ड टू एज इंटेंसिव रीडिंग स्किल, यानी कि ऐसा कुछ जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त करना हो उसको क्या बोलते हैं, लोकल कंप्रीहेंशन बोलते हैं, ठीक। जैसे कि हम कोई न्यूज़पेपर में हमको देखना है, नौकरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो उसको हम लोग पढ़े और वहाँ से जानकारी प्राप्त कर लिए जॉब के बारे में, तो अपना क्या हो गया, इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट हो गया, यानी कि व्यापक रीडिंग का पार्ट हो गया। इंटेंसिव को क्या बोलते हैं, गहन बोलते हैं, सॉरी, गहन रीडिंग का अपना पार्ट हो गया, ठीक। अब ग्लोबल कंप्रीहेंशन कह रहा है, ग्लोबल कहने का मतलब हो गया इट इज़ ए गेस रीडिंग, ठीक। इन दिस रीडिंग रीडर्स यूजिंग व्हाट द नो टू मेक ए गेस, दे डोंट नो ऑफ रीडिंग बिटवीन द टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या हैं, पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से आपको मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर इसको आप लिखिएगा अपने मन से, अपने दिमाग से। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ, उसको आप एलोबरेट कीजिएगा, उसको आप बढ़ाइएगा, आगे विस्तार कीजिएगा, तो अपना क्या हो गया, ग्लोबल कंप्रीहेंशन हो गया। क्लियर है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव कहने का मतलब हो गया व्यापक और गहन पठन रीडिंग। इसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक, उसको ऊपर से ही पढ़ते चलेगा, नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ लिए, वो अपना एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट हो गया। और इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट क्या हो गया कि हमने कोई बुक उठाया, उसका पूरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब उससे हमको निचोड़ निकालना है, कुछ समरी निकालना है, कुछ नोट्स बनाना है, रिसर्च लिखना है, वो क्या हो गया, अपना इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट हो गया। अब क्या है अपना स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग कहने का मतलब हो गया कि आप कोई हिस्ट्री का कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक, उसमें डेट आया, नेम आया, सब कुछ आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया। अब आपको एक अब कोई क्वेश्चन आ गया कि 1949 में क्या हुआ था, आप क्या कीजिएगा, सीधा नोट्स को खोलिएगा और आपकी आंखें 1949 पर रुक जाएगी, वो अपना क्या हो गया, स्कैनिंग हो गया। क्लियर है यहाँ तक।
अब हम लोग स्कीमिंग देख लिए, स्कैनिंग देख लिए, इसको लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा। जैसे कि स्कीमिंग में क्या लिखिएगा, इट इज़ टूल इन विच वी कैन रीड मोर इन लेस टाइम, ठीक। और स्कैनिंग में क्या लिखिएगा, इट इज़ ए अनदर यूजफुल टूल फॉर रीडिंग अप आवर रीडिंग इन दिस बी स्कैन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको डेट के बारे में बताया ना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सॉरी। अब है अपना राइटिंग। अब राइटिंग में देखिए, राइटिंग में क्या कह रहा है, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, स्टॉक्स, कर्व्स, प्रॉपर शेप, साइज एंड स्पेसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल ड्राइंग एंड हैंड राइटिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सीरीज ऑफ स्ट्रोक्स डेट फ्रॉम कर्व, मतलब कि हम लोग जो चीज़ भी लिखते हैं उसका एक साइज होता है, एक लिखने का स्टाइल होता है, उसमें हम लोग बीच में स्पेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जैसे कि हमको कोई वर्ड लिखना है, अब मान लीजिए हम लोकल, ग्लोबल सब एक ही साथ लिख दिए, कोई स्पेस दिए ही नहीं, तो कोई वर्ड का ये रूप बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या है कि हमको पता होना चाहिए कहाँ पे कैपिटल, कहाँ पे स्मॉल, कहाँ पे स्पेस देना है, तब ना एक वर्ड और इसको आपको पढ़ने में सही रहेगा। तो ये राइटिंग लिखने का एक तरीका है। उसी में आप कोई नोटिस कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, इस सब तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में है अपना वोकैबुलरी इनहेरिटेंस एंड ग्रामर इन कंटेक्स्ट। इसका मतलब क्या हो गया, अब समझिए। वोकैबुलरी कहने का मतलब हो गया कि आपका शब्द पे कितना पहचान है, कितना पकड़ है। उसमें आपका एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, होमोफेनस हो गया, होमोनिम्स हो गया, ये सब आप ऑलरेडी आपको पता है, ठीक। तो इसका आप एक एक एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय, अपना उपसर्ग, ये सब आपको लिख सकते हैं, ठीक। अब बात आता है अपना ग्रामर इन कंटेक्स्ट। ग्रामर इन कंटेक्स्ट कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग नॉर्मल बात करते हैं या किसी को मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल जो बात लिखते हैं उसमें हम लोग सिंटेक्स का ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें हम लोग ग्रामर के हर एक पार्ट को ध्यान नहीं रखते हैं। नॉर्मल बोल चाल का जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो अपना क्या हो गया, ग्रामर इन कंटेक्स्ट हो गया, ठीक। अब अपना आता है ट्रेडिशनल ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल ग्रामर वर्सेस ग्रामर इन कंटेक्स्ट। तो ग्रामर इन कंटेक्स्ट तो आप समझ गए, ट्रेडिशनल ग्रामर देखिए। ट्रेडिशनल ग्रामर कहने का मतलब हो गया कि ऐसा ग्रामर जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हो, उसका पूरा सिंटेक्स होना चाहिए, उसमें जो लिखा हुआ चीज़ है वो एकदम फुल ग्रामर के ऊपर बेस होना चाहिए, वो पूरा रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एरर नहीं होना चाहिए, वो अपना क्या होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर होता है। कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है, ये सारा मतलब एक सिंटेक्स को यूज करके उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं, वो अपना क्या हो गया, ट्रेडिशनल ग्रामर हो गया। तो ये था आपका F9 का यूनिट 4 तक ही आपको पढ़ना है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक बार नज़र करवा देता हूँ। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक हो गया ट्रेडिशनल ग्रामर वर्सेस ग्रामर इन कंटेक्स्ट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग या इंटेंसिव या एक्सटेंसिव रीडिंग को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग देख लीजिएगा। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको लिखने का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं। ये सारा कुछ आपका हो गया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो सही लगा हो तो आप अपने इस चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को जो अवश्य जोड़े, ताकि आपका आने वाला जो सेकेंड ईयर है वो और अच्छे मार्क्स से आप लोग पास आउट कीजिए। चलिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया। आप में से मैक्सिमम लोग F9 मांग रहे थे, मैंने आपको बना के दे दिया। अब आराम से रिलैक्स मूड में पढ़िए और क्वेश्चन जब भी हो, कल से एग्जाम है आपका, आज तो छुट्टी था, तो क्वेश्चन का PDF बनाकर मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिए, कोई भी एक लोग। चलिए धन्यवाद।